बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने आयनिक कंपाउंड या आयनिक बॉन्ड के बारे में स्टडी किया था और उसके बाद फिर हमने बॉन्ड हैबर साइकिल देखा था, ठीक है। और वहाँ पे हमने देखा था कि जो है एक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए या कोई भी आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए हमारे पास कौन कौन सी एनर्जीज इन्वॉल्व होती हैं। तो यही एनर्जीज रिस्पॉन्सिबल हैं स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स की, ठीक है। तो हम देख लेते हैं फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। The energy data required in Born-Haber cycle are useful in determining the stability of various ionic compounds. We shall discuss the correlation between energy term and the stability of compounds, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट क्या था, हीट ऑफ सब्लिमेशन, जिसमें हमने कहा कि सॉलिड सोडियम से वो एटॉमिक सोडियम में कन्वर्ट हो रहा है अगर कोई तो वहाँ पे जो हीट रिक्वायर्ड होगी वो हमारे पास क्या होती है, हीट ऑफ सब्लिमेशन होगी, ठीक है। सॉलिड से गैशियस में कन्वर्ट होने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है। द लोअर द हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ मेटल द मोर स्टेबल विल बी द आयनिक सॉलिड, ठीक है। तो मेटल की जितनी हमारे पास लेस होगी ये एनर्जी, तो इतनी वो मेटल क्या है, आयनिक वो जो है सॉलिड से गैशियस फॉर्म में जाएगी और उतना ही हमारे पास स्टेबल जो है आयनिक कंपाउंड बनेगा। Thus the heat of sublimation may be considered to be the measure of attractive forces between the atoms in the solid। तो सॉलिड के दरम्यान में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं उसका ये मेजर है। मीन ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं या कम अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, ठीक है। अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होंगी तो हार्ड्स हमारे पास क्या होगा, वो सॉलिड मटेरियल होगा और इसी तरह उनका क्या होगा, हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग सॉलिड्स एंड लिक्विड है स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस, और उतना ही उनका मेल्टिंग पॉइंट और उनका जो है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होंगे, हाई होंगे। सेकंड है हमारे पास हीट ऑफ डिसोसिएशन। हीट ऑफ डिसोसिएशन हमने देखी थी, जब भी कोई मॉलिक्यूलर स्पीशी है वो अगर अपने एटम्स में कन्वर्ट हो रही है तो वहाँ पे जो हीट रिक्वायर्ड होती है उसको एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए वो उसकी हीट ऑफ डिसोसिएशन है, ठीक है। द ग्रेटर द हीट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ द डायटोमिक गैस द लेस स्टेबल इज द कंपाउंड। जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, जितनी हमें ज़्यादा अमाउंट रिक्वायर्ड होगी इसका मतलब है उतना ही कंपाउंड हमारे पास क्या है, ज़्यादा लेस स्टेबल है, ठीक है। अगर थोड़ी सी डिसोसिएशन हो तो वो उसकी वजह से क्या हो गया, डायटोमिक गैस उसमें कन्वर्ट हो जाएगी मोनोटोमिक में, और वो फिर वहाँ से जो है आयन बनाने के लिए या बॉन्ड आयनिक कंपाउंड बनाने में यूजफुल हो जाएगी। मोस्ट ऑफ द कंपाउंड हैव रिलेटिवली स्मॉल वैल्यूज ऑफ डिसोसिएशन एनर्जी बट सम आयनिक कंपाउंड आर unstable due to large dissociation energies। थर्ड पॉइंट है हमारे पास आयनाइजेशन पोटेंशियल। The smaller the value of ionization potential of the metal, the more stable is the ionic solid will be। कि जितना आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा उतना ही जो आयनिक सॉलिड है वो हमारे पास ज़्यादा स्टेबल होगा। अब सिंपल एग्जांपल ले लें कि आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका कम था, अल्कली मेटल का, ठीक है। The elements of the lower ionization potential are found among the alkali and alkaline earth metal, indicating more stability of their compound। इसी वजह से हमारे पास जो इनके आयनिक कंपाउंड होते हैं उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। फोर्थ वन है हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो जितनी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, उतना हमारे पास क्या है, आयनिक कंपाउंड जो है वो स्टेबल बनेगा। द ग्रेटर द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ द एलिमेंट फॉर्मिंग द एनाइन, more stable is the ionic compound। Halogens have the largest electron affinity and therefore form the most stable ionic compound। फिफ्थ वन हमारे पास क्या, लैटिस एनर्जी। द ग्रेटर द लैटिस एनर्जी मोर स्टेबल इज द आयनिक सॉलिड। द डिक्रीज इन द साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन वुड रिजल्ट अ लार्ज लैटिस एनर्जी, ठीक है। ये सारी इनकी डेफिनेशंस आपने पीछे देख ली हुई हैं कि जितनी हमारे पास लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी उतना ही हमारे पास ज़्यादा स्टेबल जो है वो आयनिक कंपाउंड बनेगा। मीन ये एनर्जी रिलीज हो रही होती है एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस है लैटिस एनर्जी। जब भी कोई कंपाउंड बन रहा है एनर्जी रिलीज हो रही है, तो जितनी ज़्यादा रिलीज होगी उतना ज़्यादा हमारे पास स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। अब हम देख लेते हैं कुछ करेक्टरिस्टिक्स
of ionic compounds. The characteristic features of ionic compound: the strong Coulombic forces exist between the ions in such compounds render special properties to them. These properties are हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, हम इनके दरम्यान में आयनिक सॉलिड के दरम्यान में जब ज़्यादा इंट्रैक्शंस होती है तो उसका मतलब है उनको ब्रेक करने के लिए जो है हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इसी वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। मीन ज़्यादा टेम्परेचर पे जाके वो मेल्ट होते हैं या ज़्यादा टेम्परेचर पे जाके वो बॉयल होंगे। आयनिक सॉलिड वुड बी एक्सपेक्टेड टू हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स because of the strong attractive forces. These forces are not localized between two molecules but distributed among all the ions of the solid। कि ये सिर्फ दो आयंस के दरमियान में नहीं होती, बल्कि आपको पता है कि आयनिक कंपाउंड सारे जो है क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में बने होते हैं। तो ये सारी पूरी क्रिस्टल लैटिस के ऊपर जो है ना हमारे पास ये जो है फोर्सेस जो है अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो एक जैसी होंगी। सिस मॉलिक्यूल विद द लार्ज डाइपोल would have stronger mutual attraction and a considerable amount of work will be needed to separate them from one another। ठीक है, जिनमें stronger हमारे पास डाइपोल बने होते हैं, मीन पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड बने होते हैं, तो वहाँ पे क्या है उनकी पॉजिटिव और नेगेटिव एंड बनने की वजह से उनकी इंट्रैक्शंस भी ज़्यादा होती हैं, तो उनको अगर सेपरेट करना हो तो उनको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी या उनके ऊपर ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। Therefore, ionic compounds are expected to show high melting and boiling points। जैसा कि एग्जांपल आपको दी जा रही है, सोडियम क्लोराइड boils at 1470 centigrade but the covalent compound जैसे CCl4 boils at 77 सेंटीग्रेड। ठीक है, कितना डिफरेंस है इनके दरमियान में कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू कोवलेंट कंपाउंड। On heating, due to the increase in kinetic energy of molecules, the molecular vibration will be increased. As a result, the force holding the particles together will be overcome and atom would मूव अपार्ट। कि ब्रेक बॉन्ड ब्रेक ऐसे होता है कि जब हम उनको एनर्जी दे रहे हैं यानी हीट दे रहे हैं या कोई भी फॉर्म में एनर्जी दे रहे हैं तो उसकी क्या हो गया, एटम्स की वाइब्रेशन इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। मीन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, उनकी वाइब्रेशन इंक्रीज होती है, तो बॉन्ड कभी स्ट्रेच हो रहा है कभी कंप्रेस हो रहा है। तो वहाँ पे क्या आता है, एक ऐसा पॉइंट आता है जिसपे बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता है और वहाँ पे जो है वो ब्रेकआउट हो जाता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। द मोल्टन salts of ionic compounds are good conductor of electricity। ठीक है, मोल्टन सॉल्ट मीन हीटेड फॉर्म में ये आयनिक कंपाउंड्स हैं हमारे पास। बिकॉज केटाइन एंड एनाइन आर फ्री टू मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कि अब हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं, वो अगर उनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाए तो वो इजीली मूव कर सकेंगे। और आपको पता है चार्जेस की मूवमेंट ही हमारे पास करंट कहलाती है। यहाँ भी कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल मूवमेंट हो रही है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन हो रही है यहाँ पे। However, ionic crystals are very poor conductors of electricity as they are not free to move around. The crystal lattice may be broken down by melting or dissolving the ionic solid in polar solvent। कि crystal lattice में यानी solid form में तो ये poor conductor है electricity के, क्योंकि वहाँ पे भी hard है, हार्ड फॉर्म में एग्जिस्ट कर अगर कोई सॉलिड उसकी प्रॉपर क्रिस्टल्स की अरेंजमेंट होगी। लेकिन अगर हम उसको मोल्टन फॉर्म में ले आए यानी हीटेड फॉर्म में या उसको किसी भी पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर लें तो वहाँ पे क्या है कि कंडक्टिविटी शो कर सकते हैं। whereby the ions freely move and would migrate in the presence of electric field and conduct electricity। थर्ड पॉइंट है हमारे पास सोलेबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट। ये आयनिक कंपाउंड्स आपको पता है कि वो पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर डिसॉल्व होते हैं। ठीक है, a polar solvent consists of molecules which even though electrically neutral as a whole have center of negative and positive charges। ठीक है, पोलर सॉल्वेंट इलेक्ट्रिकली तो न्यूट्रल होता है, ठीक है, यानी जितने उसमें केटाइन है उतने ही एनाइन है, तो लेकिन उसमें फिर भी हमारे पास क्या पोलैरिटी होती है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हो सकते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट और बोथ लोकली एंड टोटली न्यूट्रल। लेकिन जो नॉन पोलर होते हैं वो टोटली हमारे पास न्यूट्रल होते हैं, उसके अंदर कोई भी पोलैरिटी नहीं पाई जाती। Ionic solid tend to be insoluble
ठीक है, ये इनसोलेबल नहीं है, पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर जो है ये सोलेबल होता है। ठीक है, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, आयनिक सॉलिड टेंड टू बी सॉलेबल इन पोलर सॉल्वेंट ओनली बिकॉज डिसोल्यूशन इन्वॉल्व रप्चर ऑफ द क्रिस्टल लैटिस, की जब हम ये इसको डिसॉल्व करा होता है सॉल्वेंट तो इसमें क्या है, उसके बॉन्ड जो है वो ब्रेकआउट हो जाते हैं, सेपरेशन ऑफ आयंस विच इज इनहांस्ड बाय द पोलर सॉल्वेंट ओनली, और ये पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर ही डिसॉल्व होते हैं। Non-polar solvent do not affect the ionic solid and would not be able to dissolve them, और non-polar के अंदर ये dissolve नहीं हो सकते। Ionic compounds are quite soluble in water, ठीक है, which consist of polar molecule, कि वाटर भी हमारे पास क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है। पोलैरिटी उसमें आपको पता है कि वाटर के अंदर क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव हाइड्रोजन है और पार्शियल नेगेटिव हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है। तो जिसकी वजह से इसकी पोलैरिटी आ गई है, जब पोलैरिटी आई है तो उसका डाइपोल मोमेंट भी है, उसकी वैल्यू क्या है 1.8 है। एंड आल्सो हाई वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 78 इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। हमने अभी नीचे जाके एंड पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, दी वाटर मॉलिक्यूल गैदर अराउंड द लैटिस आयंस and the electrostatic forces of attraction between water molecule and lattice ions are strong enough to make the ions leave the crystal lattice as shown in the figure। अब होता क्या है, वाटर मॉलिक्यूल के पास क्या है, पोल्स हैं पॉजिटिव नेगेटिव। तो होता क्या है कि जो क्रिस्टल लैटिस में है हमारे पास किसी भी आयनिक कंपाउंड की, उसके आयंस को वो ये आपस में सराउंड कर लेते हैं। मीन पॉजिटिव आयन जो है उसके गिर्द सारे नेगेटिव आयन आ जाएंगे, और नेगेटिव आयन जो है क्रिस्टल लैटिस के उसके गिर्द सारे सारे पॉजिटिव आयन आ जाते हैं, यानी इसकी हाइड्रेशन हो जाती है। इस प्रोसेस को हाइड्रेशन कहते हैं। द आयंस लीविंग द लैटिस वुड बी सॉल्वेटेड by the water molecule and hydrated ion thus form as shown in the figure। ठीक है, अब आपको पता है जैसे क्रिस्टल लैटिस दिखाई गई है सोडियम क्लोराइड की, तो अब जब वाटर मॉलिक्यूल इसके गिर्द सराउंड करेगा तो क्लोराइड आयन के गिर्द कौन कौन सा पार्ट आ जाएगा, पॉजिटिव वाला, पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, और एक वाटर में हम आपको पता है 2 हाइड्रोजन होते हैं, तो ये 2 बॉन्ड एक नजर आ रहे हैं और ऑक्सीजन है। ठीक है, दूसरी साइड पे चली गई, ऑक्सीजन बाहर वाली साइड पे आ गई है, और हाइड्रोजन जो पार्शियल पॉजिटिव है वो क्लोरीन के गिर्द आ गए हैं। तो एक आयन आप देख रहे हो कि एक आयन के गिर्द भी वाटर के मॉलिक्यूल अटैच है चारों तरफ से, तो इसको हम सॉल्वेशन कह देते हैं या इसको हम हाइड्रेशन कह देते हैं। इसी तरह अगर आप मेटल को देख लें, यानी सोडियम है, फर्ज करें यहाँ पे सोडियम पॉजिटिव आयन अंदर है और उसके गिर्द क्या है कि उसके गिर्द अब ऑक्सीजन जो पोर्शन एक्टिव है वो उसके पास पास आ गया। ठीक है, और हाइड्रोजन आयन जो है वो दूसरी साइड पे चले गए। तो इस तरह पॉजिटिव आयन भी हाइड्रेटेड हो गया और नेगेटिव आयन भी हाइड्रेटेड हो गया। In addition to water, the ionic compounds are soluble in other polar solvents, and the solubility of ionic solid depend upon the polarity of the bonds of both solute and solvent। कि solubility किस चीज़ पर डिपेंड करी कि किस तरह की इंटरेक्शन है solute और solvent की, या उनके दरम्यान में जो bonds हैं उनकी polarity क्या है। Ionic solid would dissolve easily in those solvents which have fairly high values of dielectric constant, जिसकी dielectric constant ज़्यादा है, यानी जिसमें polarity ज़्यादा है उसके अंदर ये easily dissolve हो जाते हैं। Liquid ammonia, liquid sulfur dioxide, liquid hydrofluoric acid are mostly used as solvent for ionic compounds. Reaction in solutions, next point है हमारे पास, the reaction of ionic compound in solution are due to the constituent ions. Thus, all ionic chloride would give reaction of chloride ions and respective cation। अब किसी भी सॉल्यूशंस के अंदर इनका जो रिएक्शन है आयनिक कंपाउंड का वो उनके आयंस की वजह से, मीन क्लोराइड आयन ने रिएक्ट करना है तो सारे क्लोराइड आयन रिएक्ट करेंगे, ये नहीं होगा एक कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा। ठीक है, द आयनिक रिएक्टेंट आर आयनिक रिएक्शंस आर इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस मीन बहुत फास्ट होते हैं। जैसे ही दो चीज़ों को मिलाया जाता है तो आपस में ये कंबाइन होकर रिएक्ट करते हैं और नई प्रोडक्ट बना देते हैं। For example, on adding a solution of silver nitrate to a solution of some chloride, an immediate white precipitates of silver chloride is formed। हमारे पास क्या है, ये क्यों इंस्टेंटेनियस होते हैं, क्योंकि ये सॉल्यूशंस के अंदर आयंस की फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं।
ये कोई बॉन्डेड फॉर्म में नहीं करते। जब ये आयंस की फॉर्म में है तो पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन के साथ बड़ी जल्दी अट्रैक्ट हो जाएगा, और जैसे ही दोनों चीज़ों को मिक्स किया जाएगा जल्दी से बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, सिल्वर नाइट्रेट था और सोडियम क्लोराइड अगर ले लें आप तो क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा, सोडियम नाइट्रेट सोल्यूशन के अंदर ही रह जाएगा, और ये प्रेसिपिटेट्स बन के जो है सिल्वर क्लोराइड अगर बॉटम पे बैठ जाता है तो उसको सेपरेट आउट किया जा सकता है। Crystalline state. Ionic compounds are composed of cluster of ions in the crystal lattice and form definite structure or crystal shape. कि यहाँ पे इनकी specific shape हो जाती है, इनका structure आ जाता है क्योंकि इनकी specific arrangement है. For instance, sodium chloride has a crystal structure consisting of one sodium atom surrounded by 6 chlorine atom and each chlorine atom surrounded by 6 sodium atom. हमने इसकी crystal lattice देख ली थी. This fact is proved by the X-ray diffraction produced by the crystal of sodium chloride and the other ionic crystals. तो ये हमें पता चल जाता है एक्स रे डिफ्रैक्शन अगर हम सैंपल का करवाएं तो वहां से भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आइसोमॉर्फिज्म. Ionic crystal having the same crystalline structure are found to have identical electronic arrangement. कि वो कंपाउंड जिनकी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट सेम होगी तो उनकी क्या हो सकती है, सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर भी हो सकता है, जिसको हम आइसोमॉर्फिज्म कह सकते हैं. फॉर एग्जांपल सोडियम फ्लोराइड इज आइसोमॉर्फस विद मैग्नीशियम ऑक्साइड, बोथ possesses similar crystalline form and similar electronic arrangement. सोडियम ने, अब देखो आपको पता है 11 होते हैं तो इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो आ जाएगा 10. ठीक है, और फ्लोराइड में क्या है, 7 है और एक गेन किया उसने तो क्या बन गए 8. ठीक है, यानी टोटल इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 हो गए. इसी तरह हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम +2 तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए 3s2 के अंदर से, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 10. और इसी तरह हमारे पास क्या है, क्लोराइड 2 है तो क्लोराइड 2 के अंदर भी ऑक्सीजन है 2, इसके अंदर भी हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन 10 आ जाएंगे, इसे 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए हैं. तो क्या है, सब के अंदर क्या है 10 इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से इनके जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है, तो इसी वजह से इनकी क्रिस्टल जो स्ट्रक्चर होगा वो भी सेम होगा. नेक्स्ट है हमारे पास dielectric constant. The ionic compound show high value of dielectric constant. ठीक है, since a polar or a dipolar molecule when placed in an electric field would adjust the end of dipole in such a way that its negative pole will be directed toward the positive pole of electric field and vice versa. आयनिक कंपाउंड्स के हमारे पास क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं. क्यों, आयनिक कंपाउंड्स के अंदर क्या है, पोल बने हुए हैं. ठीक है, जब पॉजिटिव और नेगेटिव पोल हैं अगर उसके ऊपर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाए, ठीक है, तो वो जो है क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में भी तो चार्जेस हैं, तो इसका जो मॉलिक्यूल्स का या आयंस का हमारे पास है तो वो क्या है, पॉजिटिव आयन है वो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के नेगेटिव आयन के साथ अट्रैक्ट करेगा, और जो इसका नेगेटिव आयन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव आयन के साथ अट्रैक्ट करेगा. ठीक है, द ओरिएंटेड डाइपोल will oppose the field and would cause to reduce the intensity of electric field. अब हमारे पास क्या है, इनकी एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन हो जाएगी, एक खास डायरेक्शन है, पॉजिटिव वाले एक साइड पे आ जाएंगे, नेगेटिव वाले एक साइड पे आ जाएंगे. और अगर यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाएगा तो ये इसकी इंटेंसिटी को रिड्यूस करेंगे, मीन ये इसको अभी कह सकते हैं कि क्या करना, हिंडर कर सकते हैं. दिस रिड्यूसिंग टेंडेंसी इज मेजर इन टर्म ऑफ व्हाट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. कि जितने हमारे पास क्या है आयन डाइपोल ज़्यादा होगा उतनी उस क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करेगा, उतना ही इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होता है. 8 point है non directional bonds. The ionic bonds are held together by electrostatic forces of attraction between positively charged ions between oppositely charged ions. These Coulombic forces are non-direction. ठीक है, हमारे पास क्या है, आयनिक कंपाउंड में सारे ही आयंस होते हैं, पॉजिटिव, एक पॉजिटिव है नेगेटिव है, फिर आगे पॉजिटिव है नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है नेगेटिव है.
ठीक है। तो उनके दरम्यान में जो फोर्सेस हैं वो चारों तरफ से एक जैसी हैं, तो इसीलिए इसको हम ये कहते हैं कि ये नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड है। Low coefficient of expansion, the ionic compounds are stable and electrostatic forces holding the oppositely charged ions renders low values of coefficient of expansion के ये हमारे पास क्या स्टेबल हैं, इनमें के दरम्यान में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं जिसकी वजह से ये एक्सपैंड नहीं हो सकते, हम इनको खींच नहीं सकते, तो इनकी लो वैल्यूज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज अगर हम देखें, दी एब्जॉर्प्शन ऑफ कंपाउंड इज सेम एज दैट ऑफ इंडिविजुअल आयंस, यानी कंपाउंड की और उसके जो इंडिविजुअल आयंस हैं उनकी एब्जॉर्प्शन सेम है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन डिपेंड करिए उस कंस्टिट्यूएंट आयंस के ऊपर। ठीक है, तो ये 10 प्रॉपर्टीज थी हमारे पास, कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे आयनिक कंपाउंड्स के। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुछ कंपाउंड्स के अंदर हमारे पास क्या है, वेरिएबल वैलेंसी भी आ जाती है, तो वो क्यों आती है, उसकी क्या रीज़न होता है। ठीक है, certain element exist in more than one oxidation state and thus show variable valency, कि कुछ कंपाउंड्स हमारे पास ऐसे होते हैं, एलिमेंट्स हैं जो इनकी एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है। फॉर एग्जांपल ट्रांजिशन मेटल शो वाइड रेंज ऑफ वैलेंस स्टेट्स सच एज आयरन +2, आयरन +3, क्रोमियम +2 में भी होता है, +3 में भी होता है। इसी तरह कोबाल्ट हमारे पास +2 और +3 में भी होता है, जो कि मोस्ट कॉमन है हमारे पास, और इसी तरह कोबाल्ट +4 और +5 में भी हो सकता है, जो कि लेस कॉमन है। सिमिलरली नॉर्मल मेटल, ये तो हमने पहले ट्रांजिशन मेटल्स की बात की, अब हम देखते हैं नॉर्मल मेटल्स भी, जैसे पी ब्लॉक वाली हैं, जैसे कि हमारे पास लेड +2 है और लेड +4 है, टिन +2 है और +4 है। also show variable valencies, इनकी आपस में हमारे पास क्या है, वेरिएबल वैलेंसीज होती हैं। certain non metals are also found in to show more than one valencies, ठीक है, कुछ नॉन मेटल्स के अंदर भी हमारे पास क्या है, मोर देन वन वैलेंसी होती है, जैसे कि फास्फोरस है वो +3 और +5 के अंदर भी एग्जिस्ट कर सकता है। Variable valency may be due to different reasons and would be discussed over here accordingly। ठीक है, हम ट्रांजिशन मेटल्स की भी देखेंगे, हम नॉर्मल जो मेटल्स हैं उनकी भी देखेंगे और हम नॉन मेटल्स की भी देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स इन विच डी ऑर्बिटल आर इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन, उनको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। द वेरिएबल वैलेंसी इज ड्यू टू द पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, इनके अंदर वेरिएबल वैलेंसी क्यों आ रही है कि इनका जो डी ऑर्बिटल है वो पार्शली फिल होगा, या स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड टाइप ऑफ रिएक्टेंट्स यूजली कॉल्ड लिगेंड्स, कि उसके ऊपर लिगेंड्स कौन से अटैच हो रहे हैं, किस तरह का बॉन्ड बन रहा है, तो उसकी वजह से भी इनकी वैलेंसी चेंज हो सकती है। Such element can involve different number of electron in compounds formation and would show variable valency, जिसकी वजह से इनके पास क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट आ रहे हैं, तो वहाँ पे उनकी वैलेंसी भी चेंज हो जाती है। The stability of the particular valence state would also depend upon the nature of reacting species and number of d electron present, कि यहाँ पे जो हमारे पास स्टेबिलिटी है वैलेंस स्टेट की, वो डिपेंड करिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं दी ऑर्बिटल्स के अंदर। ठीक है, एंड कौन सी स्पीशीज आपस में रिएक्ट करें, मीन लिगेंड कैसा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, मीडियम लिगेंड है, या हमारे पास जो है वीक लिगेंड है। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी इस पर डिपेंड करती हैं। एग्जांपल आपको दी जा रही है, आयरन शो नॉर्मली +2 +3 बैलेंस स्टेट, एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन इज 26 एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 एंड 4s2। अब इसमें से +2 वैलेंस स्टेट भी है और +3 भी है। ठीक है, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s ऑर्बिटल वुड नॉट लीव बिहाइंड एन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन,
कि अगर हम 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो ये नट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन नहीं कर रहा। Therefore, more chances of electron to be pulled out exist। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, और भी इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। पीछे रह गया क्या, 3d6, और डी में आपको पता है मैक्सिमम 10 आते हैं। हम कहते हैं कि जो हाफ फील्ड होता है, यानी जब 5 इलेक्ट्रॉन हो डी में, तो वो भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है। अब इसका मतलब है 6 वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है वो एक्स्ट्रा है, तो अगर वो अभी निकाल दिया जाए इसके अंदर से, तो इसकी वैलेंसी क्या बन जाती है, +3 बन जाएगी। ठीक है, since d orbital would be more stable when half filled with d5 configuration, so loss of one electron from d3d orbital along with the two electrons from 4s orbital would be give a more stable state of ions. Therefore, in iron plus 3 state would be more stable as compared to iron plus 2 से। ठीक है, let us show the valence shell having 3d orbital and arrange the electron in accordance with the valence bond theory। हमने next chapter में हमने ये study भी करनी है। In order to get next inert gas configuration, more electron would be required which are supplied by the reacting species Lewis base or ligands, and the ions are thus stabilized। अभी यहाँ पे जस्ट आपको क्या है दिखाया जा रहा है, इसके ऑर्बिटल्स दिखाए जा रहे हैं और उसकी +3 और +2 वाली स्टेट दिखाई जा रही है। ठीक है, और वहाँ पे स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड कर रही है कि इसकी बैलेंसी क्या है और इसके साथ जो लिगेंड्स अटैच हो रहे हैं वो कैसे हैं। मोस्टली द वाटर विल बी द एक्टिंग एज अ लेविस बेस और एंड ड्यू टू दिस रीजन मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल लाइक साल्ट एग्जिस्ट इन स्टेबल स्टेट एज हाइड्रेटेड स्पीशीज। ठीक है, मोस्टली हमारे पास क्या है कि वाटर जो है वो लिगेंड के तौर पे एक्ट कर रहा होता है या लेविस बेस की तौर पे, जो कि अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होता है इसको स्टेबल करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए बहुत सारी आपने देखा होगा साल्ट होते हैं यानी कंपाउंड्स, तो उनके साथ वाटर लगा होता है, 4 वाटर मॉलिक्यूल लगे होते हैं, 3 लगे होते हैं, या कोई भी जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लगे होंगे वाटर के। अच्छा, ये आपको दिखाई जा रही है आयरन की जब 26 है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है एटम में, तो 4s में 2 है इलेक्ट्रॉन और 3d में 6 है। जब आयरन +2 में आ रहा है तो आप ये देखेंगे जस्ट 4s वाले 2 इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं। जब इसका +3 में भी आ रहा है तो ये 3d में से भी एक इलेक्ट्रॉन निकल गए और ये हमारे पास 3d5 आ गया, और जिसकी वजह से ये हमारे पास जो है स्टेबल है 3 वाला। ठीक है, elements of lanthanides and actinides show variable valences due to the involvement of f orbitals। कि lanthanide actinides में variable valency क्यों है, उनके f orbitals की वजह से। अब हम सेकंड पॉइंट देख लेते हैं p ब्लॉक वाला। ठीक है, जो नॉर्मल है हमारे पास उनमें वेरिएबल वैलेंसी क्यों आती है। सम ऑफ द p ब्लॉक एलिमेंट शो वेरिएबल वैलेंसी ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इनर्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये इनर्ट पेयर क्या है, इनर्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द s ऑर्बिटल एंड डू नॉट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन अंडर द प्रीवेलिंग कंडीशंस। के नॉर्मली ये जो है हमारे पास जो है केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते और इनर्ट रहते हैं, या जिसे हम लोन पेयर कह रहे होते हैं। ठीक है, इनर्ट पेयर तो ये s ऑर्बिटल में होते हैं। अंडर सच कंडीशन ओनली p ऑर्बिटल वुड बी टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, के मोस्टली p ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं। However, if the inert pair of electron present in s orbital is actuated to take part in the bond formation, an increase in valence state by 2 unit will be observed। अगर यहाँ पे ये भी चांसेस हो कि ये जो इनर्ट पेयर है वो भी इलेक्ट्रॉन वो भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करे, तो क्या है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं एस के अंदर, तो इसकी वजह से क्या है कि वैलेंसी में 2 का इजाफा होगा। ठीक है, it is due to the inert pair of electron that the difference in valence state of such element is always by 2 units। Following are given some examples। ठीक है, सबसे पहले हमें लेड की एग्जांपल दी जा रही है कि लेड 2 से लेड 4 में कन्वर्ट हो रहा है। इसी तरह 2 से 4 में थैलियम है,
1 से 3 में जा रहा है, ठीक है, दो यूनिट का इजाफा हुआ है इसके अंदर। इंडियम 1 से 3 पे जा रहा है, बिस्मथ 3 से 5 पे जा रहा है, स्टेबियम 3 से 5 पे जा रहा है, मीन 2 यूनिट का इजाफा हो रहा है। The stability of inert pair increases as the quantum shell containing them is further removed from the nucleus। कि न्यूक्लियस से जितना ज़्यादा दूर होगा उतना पेयर इनर्ट पेयर वो का जो है वो इफेक्ट जो है वो ज़्यादा होगा और उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। In case of lead, the bivalent state is far more stable than the tetravalent state। ठीक है कि यहाँ पे जो है बाइवेलेंट स्टेट जो है वो ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू टेट्रावेलेंट के। इन द केस ऑफ ओके, thus lead 4 compounds are oxidizing agent being readily reduced by the 2 bivalent lead compound। कि हमारे पास क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करते हैं lead 4, मीन ये दूसरों के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद इसकी क्या होगी, रिडक्शन, मीन ये हमारे पास क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा होगा कि ये रेडिली इलेक्ट्रॉन गेन करके +4 स्टेट से लोअर वाली स्टेट जो +2 है उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज होगा +4। Although the inert pair effect is quite marked for bivalent tin compounds, but tetravalent tin in more stable of the two। के अगर हम टिन में देखें तो टिन +4 जो है वो ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू टिन 2 से। Hence, bivalent tin is readily converted to tetravalent state and thus the former ion is a reducing agent। ठीक है, ये जल्दी कन्वर्ट हो जाती है, टिन जो है 4 में ज़्यादा स्टेबल है तो हमारे पास क्या है, ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करती है। तो इसका मतलब है खुद इसकी क्या हो रही होगी, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या था कि जब टिन 2 जो है 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रही है और ये टिन 4 में कन्वर्ट हो रही है। अब हम देखते हैं हमारे पास क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जिनमें पी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, जिनमें डी अगर आता है शेल के अंदर तो वहाँ पे क्या चेंजेस है, ठीक है। दी पी ब्लॉक एलिमेंट विच हैव वेकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल इन देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आल्सो शो वेरिएबल वैलेंसी बाय यूटिलाइजिंग दीज ऑर्बिटल्स इन एडिशन टू द corresponding s एंड p ऑर्बिटल। आपको पता है ये जैसे अभी पीछे मैं आपको दिखाती हूँ, आयरन की एग्जांपल दी थी, ठीक है, तो आयरन का आउटरमोस्ट शेल कौन सा, 4, ठीक है। अब यहाँ पे जो इन्होंने शो किया 3D भी शो किया, 4s में चले इलेक्ट्रॉन थे वो शो किए, लेकिन साथ 4p इसलिए शो किया कि ये उसका 4 शेल के अंदर 4p तो है ही है ना, ठीक है, इसी क्योंकि ये हमारे पास एम्प्टी शेल के अंदर जो ऑर्बिटल है वो अवेलेबल है। इसी तरह जहाँ पे 3D अवेलेबल है 3p के साथ, ठीक है, 3D में चाहे इलेक्ट्रॉन नहीं है लेकिन अवेलेबल तो है, उसको शेल के अंदर तो है, तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि जहाँ पे हमारे पास p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं बॉन्डिंग के अंदर और वहाँ पे हमारे पास क्या है कि d ऑर्बिटल एम्प्टी हैं, अवेलेबल हैं, तो वहाँ पे भी वेरिएबल वैलेंसी शो हो सकती है, ठीक। The p block elements which have vacant d orbital available in their electronic configuration also show variable valency by utilizing these orbital in addition to the corresponding s and p orbital। Thus, involvement of vacant d orbital would be responsible for the variation in the valence state of such element। Let us consider the first two members of fifth group, namely nitrogen and phosphorus. There is no chance for the presence and involvement of d orbital in nitrogen as indicated by its electronic configuration। अगर हम नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख रहे हैं तो क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए इसके पास, तो वो कहाँ आएंगे, 1s2 2s2 2p3 और 2 ऑर्बिटल में आपको पता है d नहीं आता, ठीक है, 3 से d स्टार्ट होता है, नो d ऑर्बिटल इज अवेलेबल इन द सेकंड शेल, देयरफॉर नाइट्रोजन वुड शो a covalency
of 3 only due to the involvement of 2p orbitals. It is for this reason that halides of nitrogen always of type NX3. ठीक है, यानी नाइट्रोजन यहाँ पे 3 वैलेंसी शो कर रही है. अब X यहाँ पे क्या हो सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इनमें से कुछ भी हो सकता है. However, phosphorus can form trivalent or pentavalent halides mean PCl3 आपने देखा होगा और PCl5 due to the involvement of 3d orbital in addition to the 3p orbital. अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लें तो यहाँ पे क्या होगा कि 15 है इसका एटॉमिक नंबर, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आएगी? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 एंड और साथ में 3 के साथ d ऑर्बिटल्स भी हैं. ठीक है, वो एम्प्टी हैं. तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि यहाँ पे वेरिएबल वैलेंसी शो हो सकती है. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था? आयनिक कंपाउंड्स के बारे में हमने डिस्कस किया और वेरिएबल वैलेंसी के बारे में डिस्कस किया. तो आज के लिए आप लोगों का इतना ही लेक्चर. ठीक है, आप लोगों ने इसको अच्छे से तैयार कर लेना है.